जनता को रोचक चुनाव में आनंद आता है। तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी आएंगे तो ही चुनाव यहाँ पर रोचक होगा, नहीं तो फिर वही स्थिति होगी जैसे भारत और नेपाल का क्रिकेट मैच हो रहा। बिहार से पिछली सरकारें पूरी तरीके से असफल रहीं और सब कुछ एक तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, जिस कारण से चीज़ें खराब हुई हैं। पेपर लीक के बाद में अगर हम लोग इसको रद्द ना करते तो कितने लोगों का जीवन बर्बाद होता। पूर्व की सरकारों में पेपर लीक तो छोड़ो, किस प्रकार से सफेदा लगाकर हो जाता था, तो वो सब नहीं हम लोग दोहराना चाहते। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन। हम 1 अप्रैल से निकले हुए हैं। बागपत समेत 16-17 लोकसभा क्षेत्रों से होने के बाद हम कन्नौज में पहुंच चुके हैं। कन्नौज का जब जिक्र आता है तो इत्रों का जिक्र आता है। इत्र और यहाँ की जो सियासत है उसमें भी इत्र की तरह बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं और इन सब बातों पर हम बात करेंगे। भाजपा के उम्मीदवार सुब्रत पाठक जी हमारे साथ हैं। सुब्रत जी, आप तो बहुत दिनों से आपकी पार्टी ने आपको उम्मीदवार पहली लिस्ट में ही बना दिया। मैदान में अभी तक उस तरह से सपा से कोई उम्मीदवार नहीं आया है। कैसी चल रही है चुनाव की तैयारी? नहीं, देखो, चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही थी। और दूसरी बात, हमारे पास जो सबसे बड़ा विषय, हमारे पास देश नहीं बल्कि आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनके द्वारा किए गए काम, उनके ऊपर जनता का जिस प्रकार का विश्वास है वो साफ दिख रहा है और जनता के द्वारा बहुत प्रेम मिल रहा है और लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है। आप पिछली बार भी आपने डिम्पल को हराया था। इस बार बहुत चर्चा है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव कन्नौज से मैदान में उतरे। क्या लग रहा है कि अखिलेश जी उतरेंगे या सिर्फ ये फिजाओं में चर्चा है? नहीं, देखो, कुल मिलाकर अखिलेश उतरे या कोई उतरे, यहाँ पर चुनाव तो अखिलेश ही लड़ सकते हैं। दूसरा कोई चुनाव यहाँ लड़ ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार की स्थिति है, अच्छा, दूसरा यहाँ पर चुनाव भी एक तरीके से अखिलेश से हो ही रहा है। 2009 का लोकसभा का चुनाव जब मैं लड़ा था तो अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ा था। 2014 में अखिलेश जी उस समय मुख्यमंत्री थे तो डिम्पल जी को उन्होंने लड़ाया था, तो मैं अखिलेश डिम्पल दोनों से लड़ा था। और 2019 का चुनाव डिम्पल जी लड़ी थी, उस समय गठबंधन था सपा बसपा का, तो मैं डिम्पल, मायावती, अखिलेश तीनों से लड़ा था। तो कुल मिलाकर यहाँ की जनता को रोचक चुनाव में आनंद आता है। तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी आएंगे तो ही चुनाव यहाँ पर रोचक होगा, नहीं तो फिर वही स्थिति होगी जैसे भारत और नेपाल का क्रिकेट मैच हो रहा। चलिए, अखिलेश के बिना मैदान में आपको भी मज़ा नहीं आएगा। चलिए, एक चीज़ है कि यहाँ की जो बात हुई थी तो एक इत्र का एक मंडी या बाजार बनाने की बात हुई थी, सपा के टाइम में घोषणा हुई थी। उसका क्या हाल है सांसद जी? नहीं, सपा ने परफ्यूम पार्क बनाने की एक बात कही थी जिसको लेकर कोई योजना नहीं थी। और परफ्यूम का कन्नौज से कोई लेना देना भी नहीं है। कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है। इत्र नेचुरल होता है और जो परफ्यूम है ये सिंथेटिक केमिकल वेस्ट सब होता है। तो परफ्यूम में बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो कुल मिलाकर परफ्यूम केवल नेचुरल नहीं होता है। तो उसको आधार पर हम लोगों ने जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में सबसे पहले इत्र को लिया गया कन्नौज से, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया। तो उसके बाद फिर इत्र पार्क की बात हुई, तो इत्र पार्क बनाने की बात हुई और फिर उसके बाद उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण हुआ। ठीक है। और फिर ज़मीन अधिग्रहण के बाद में अब उसमें सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हैं। मार्केटिंग हम कैसे करेंगे, कैसे वहाँ पर चीज़ों को लाएंगे, और अब अलॉटमेंट का थोड़ा सा विषय था, तो उसमें कुछ यहाँ के ऊपर जो व्यापारी लोग कह रहे थे कि उसका रेट कुछ ज़्यादा है। तो किस चीज़ की रेट ज़्यादा? ज़मीन का। अच्छा। वहाँ के ऊपर प्लाट का। तो फिर हम लोगों ने अभी मुख्यमंत्री जी जब कन्नौज आए थे तो उनसे चर्चा किया था, तो उन्होंने कहा कितना रेट होना चाहिए। हमने वैसे कम से कम आधा रेट अगर हो जाएगा तो यहाँ लोग उसको आसानी के साथ में ले लेंगे और एक कम से कम एक इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट होगी, एक और चीज़ें चालू हो जाएंगी। तो मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए हामी भर दिया था, लेकिन तब तक ये फिर चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और ये सब हो गया। तो मुझे विश्वास है कि चुनाव के तुरंत बाद इसकी प्लाटिंग वगैरह सब हो ही गई है
इसमें बिक्री हो जाएगी और इसमें अतिशीघ्र काम शुरू हो जाएगा। कब तक ये परफ्यूम पार्क आप लोगों का टारगेट क्या है, कब तक ये शुरू हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से ऑपरेशनल कब तक हो जाएगा? नहीं, अभी ये इत्र पार्क, इसको परफ्यूम पार्क नहीं। अच्छा चलिए, इत्र पार्क चलिए। और हाँ, ये फंक्शनल वाले लगभग हमने कहा ना कि सारी चीजें बिल्कुल कंप्लीट हैं। आप जाओ मौके पर जाकर देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, हम कल दिन में वहाँ भी जाएंगे। हाँ, तो वहाँ पर केवल प्लाट लोगों को लेने हैं, उसके बाद अपना वहाँ के ऊपर सब अपना इंडस्ट्री और शॉप जो भी बनाएंगे उसको चालू वहाँ बनाना है, उसके बाद काम चालू हो जाएगा। अच्छा, जब जैसे ये इत्र पार्क, तुम भाई इत्र पार्क की आप बात कर रहे हैं, जब हम हम करीब 16 दिनों से घूम रहे हैं, तो युवाओं की एक जो आम शिकायत है, बहुत सारे लोग आम मोर्चों पे आपकी सरकार से खुश हैं, पर वो कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत है और रोजगार उस तरह से नहीं, नए अवसर पैदा हुए जैसा घोषणा पत्रों में कहा गया था। कुछ खास योजना है आप लोगों की? नहीं, देखो, एक स्वाभाविक है, जिस प्रकार से पिछली सरकारें पूरी तरीके से असफल रहीं और सब कुछ एक तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, जिस कारण से चीज़ें खराब हुई हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में देखो, रोजगार की दृष्टि से हमने लोगों ने बहुत से काम किए। सबको नौकरी तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन नौकरी के अतिरिक्त उनको प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे मिले, तो उसको लेकर भी लगातार यहाँ रोजगार मेले लगते हैं और उसके बाद उन बच्चों को उनका प्राइवेट जगह वगैरह पे प्लेसमेंट दिलवाते हैं। हम लोगों ने कई हज़ार बच्चों को पूरे ज़िले से अभी कुछ दिन पहले ही दिलवाया था और लगातार इसके तरीके से काम होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त देखो, रोजगार के अवसर उनको कैसे उपलब्ध हों, तो उसको लेकर उनको व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ाने हेतु तो बहुत सारी योजनाएं, जैसे मुद्रा योजना है, स्टार्टअप योजना है, स्टैंड अप योजना है, और उसके साथ साथ अभी आपने देखा कोरोना के बाद उन्हें जो प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना, इसके माध्यम से हमारे रेहड़ी पटरी के ये तमाम सारे व्यापारी जो कहीं ना कहीं टूट गए थे कोरोना के कारण से, तो इनको व्यापार में खड़ा करने के लिए तो बहुत से लोग, अब आप देखो इस ज़िले में 29 से अधिक तो कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं। तो ये कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं, क्या बगैर गवर्नमेंट के सपोर्ट के बन जाएंगे क्या? तो ये एक कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से कम आप मान के चलिए कि 500 से भी अधिक लोगों को रोज़गार मिलता है। ऐसे ही करके बहुत सारे रोजगार के यहाँ पर तमाम सारे केंद्र खुल रहे हैं। अभी हम लोग अगर रोजगार बगैर इंडस्ट्री के नहीं मिलेगा तो यहाँ एक इंडस्ट्री का पूरा हब, अभी जो उसके लिए एक इंडस्ट्रियल स्टेट पूरा यहाँ के ऊपर एक्सप्रेस वे के बगल में स्वीकृत हुआ है। वो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, इंडस्ट्रियल हब में क्या मतलब किस तरह का? औद्योगिक एक शहर टाइप का यहाँ के ऊपर बसा रहे हैं। तो जो जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पर इस प्रकार का बनाया है, तो यहाँ हमारे एक्सप्रेस वे के बगल में इस जमीन भी अधिग्रहण इसका शुरू हो गया है, उसका पैसा भी गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटमेंट हो गया है। तो अब जो निवेश बाहर से जो आ रहा है, तो वो निवेश आएगा तो उसको जमीन भी तो चाहिए लोगों को, तो उसको लेकर अब चूंकि एक्सप्रेस वे के बगल में है, कनेक्टिविटी है अच्छी, तो उस नाते यहाँ के ऊपर ज़मीन का अधिग्रहण करा के यहाँ के ऊपर जब औद्योगिक शहर बसेगा तो बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ के ऊपर आएंगी, बाहर की भी इंडस्ट्रियाँ आएंगी। तो उस कारण से उसका लाभ किसको मिलेगा? स्वाभाविक है हमारी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है अब, लेकिन देखो कुछ मिलाकर जब इतने 70 साल का गड्ढा अब एकदम तुरंत भर जाएगा तो नहीं भर पाएगा। मोदी जी आए, फिर उसके बाद यूपी में योगी जी आए तो यहाँ के उत्तर प्रदेश गुंडा राज था यहाँ के ऊपर। तो जिस प्रकार की स्थिति थी, कौन आता उत्तर प्रदेश में? जो व्यापारी जो होते थे, किसी के बच्चे का अपहरण हो गया, किसी की हत्या हो गई, वसूली, फिरौती, ऐसा कोई शहर नहीं। आप जाइए व्यापारियों से चुपचाप बात करिए तो खुद ही बताएंगे कि किस प्रकार से उनसे वसूली होती थी, देते थे चुपचाप, कोई जान भी ना पावे। तो आज एक माहौल बना है, तो उस कारण से अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियल का यहाँ के ऊपर इंडस्ट्रियाँ भी आ रही हैं। अब इंडस्ट्रियाँ आएंगी तो एकदम तुरंत तो चालू हो नहीं जाएंगी, आती हैं, बनती हैं, समय लगता है। ठीक है, अब पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। जब हम जाते हैं युवाओं के बीच और खास करके यूनिवर्सिटीज़ में हमने कई सारे शोज किए सांसद जी, तो उन बच्चों की शिकायत एक थी कि हमें उम्मीद थी कि इस सरकार में पेपर लीक जैसे, मतलब सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने अच्छा काम किया है, सब तारीफ करते हैं, लेकिन उनकी शिकायत थी कि हमें उम्मीद था कि पेपर लीक जैसे कांड रुकेंगे, पर बच्चों को निराशा है उसको लेकर। देखो, अब वो काम अकेले योगी जी तो नहीं कर सकते, और उसमें तो भाई कोई ना कोई एक सिस्टम होता है। अब उस सिस्टम को पूरी तरीके से कोशिश किया कि कोई हैक ना कर पावे, लेकिन उसके बाद भी सिस्टम को हैक कर लिया। तो अब जब हैक कर लिया तो ठीक है, अब देखो उसको लेकर हम लोग इसको पेपर लीक को रोकने के लिए कानून भी संसद में बनाए, और उसके बाद में अब और कठोर कानून उस पर, और जो इस तरीके की कार्रवाई इनके ऊपर होने जा रही है। अब देखो,
अगर ये पेपर लीक के बाद में अगर हम लोग इसको रद्द ना करते तो कितने लोगों का जीवन बर्बाद होता। पूर्व की सरकारों में पेपर लीक तो छोड़ो कि इस प्रकार से सफ़ेदा लगाकर हो जाता था, तो वो सब नहीं हम लोग दोहराना चाहते। अब उस सिस्टम में इतना अंदर तक घुसे बैठे हैं, क्योंकि 15 साल एक भ्रष्टाचार का जो एक नंगा नाच उत्तर प्रदेश में हुआ है, उस कारण से अभी भी गंदगी कहीं ना कहीं है। सफाई कर रहे हैं तो इतना कठोर कार्रवाई होगी कि इनकी पीढ़ियों में कोई इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा। इनको देख के किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई पेपर लीक आगे से करने की सोचे भी। एक कहा जा रहा है, जैसे मैं अभी शाम को पहुंचा कन्नौज, तो कुछ लोग बता रहे थे कि लोध लोग आपसे कुछ नाराज हैं, कुछ अवंतीबाई लोध की प्रतिमा को लेकर कुछ विरोध हुआ था। वो क्या मुद्दा क्या है नेताजी? देखो, एक समाजवादी पार्टी ने एक है ना, जब इनके पास में कुछ मुद्दे हैं नहीं तो एक अनावश्यक चीज़ों को तूल देना। एक यहाँ के ऊपर रानी अवंतीबाई जी की मूर्ति लगनी थी, तो मूर्ति लगी। यहाँ के हमारे विधायक तिरवा के श्री कैलाश राजपूत जी वो मूर्ति लेकर आए थे, उन्होंने उस मूर्ति को लगाई। यहाँ के लोगों की डिमांड थी कई वर्षों से, तो मूर्ति लगी। तो कि समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति ने उसकी शिकायत कर दी मूर्ति की स्थापना की। तो स्वाभाविक है कि अच्छा, उस समय पर चुनाव का घोषणा हो चुकी थी, वो होने वाली थी। और दूसरा ये है कि एक शासनादेश है कि जिसमें अगर हम प्राइवेट स्थान पे भी मूर्ति रखेंगे तो शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर वो डीएम को जब शिकायत आई तो शिकायत डीएम के पास पहुंची, तो ऊपर से जो भी निर्देश आया हुआ कि मूर्ति वहाँ कैसे रख गई बगैर परमिशन के, मूर्ति तत्काल हटवाइए। तो डीएम का आदेश गया, तो फोर्स वहाँ के ऊपर पहुंची। तो कुछ लड़के थे जो वहाँ पर हटाना नहीं चाहे कि नई मूर्ति नहीं हटेगी, तो उनको समझाने बुझाने को लेकर तो मूर्ति कुछ देर के बाद परमिशन ले लिया जाएगा। तो सारे लोग फिर बाद में मान गए कि ठीक है परमिशन ले लेंगे। और परमिशन लेने के बाद में 2 दिन का उन लोगों ने टाइम दिया। हम लोग गए लखनऊ, वहाँ से परमिशन लेकर आए। आचार संहिता से ठीक पूर्व मूर्ति भी वहाँ के ऊपर रख गई। तो कुल मिलाकर उस मामले को तूल लेकर के भाजपा वालों ने मूर्ति हटा दी, अवंतीबाई जी की मूर्ति हटा दी। तो एक अनावश्यक एक तूल देना और झूठ गढ़ना, तो यही समाजवादी पार्टी के पास है। इसके अलावा इनके पास बचे क्या है? ठीक है, एक चीज़ बताइए, जब हम कई लोकसभा क्षेत्रों में गए, लोगों का कहना है कि हम उम्मीदवार नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ पार्टी का सिंबल देख रहे हैं। मोदी या जहाँ पर स्थानीय लोग उम्मीदवारों से नाराज भी है ना, वो भी मोदी और योगी के नाम पर कह रहे हैं कि हम मतलब उम्मीदवार को स्वीकार कर लेंगे मोदी हो। आपने ऐसे कौन से 5 काम किए हैं जिसकी वजह से जनता एक बार फिर से आपको लोकसभा में जाने का मौका दे? देखो, एक अगर व्यक्तिगत अगर आप सांसद के द्वारा किए गए कामों की अगर बात करोगे तो सांसद का पहला काम होता है कि अपनी ही सरकार को चुनना, अपना वोट अपनी पार्टी को देना। हमने अपना वोट अपनी पार्टी को दिया, जिस कारण से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुने गए। अब उसके बाद में फिर हमको अब बात आती है कि हम सांसद के काम क्या है। तो सबसे पहला काम हमारा कि जो हमने संसद में अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। संसद में हमने जब अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा, धीरे धीरे उन समस्याओं का समाधान शुरू हुआ। अब उनके माध्यम से क्या काम हुए, अब जैसे हमको जो सांसद निधि मिली वो प्लस अब चूँकि सांसद है उस नाते के मंत्रालय में हमारी पहुंच और अन्य चीज़ें, तो उसके माध्यम से सबसे पहले यहाँ 5000 दिव्यांगों को हमने ई जो रिक्शा जो है उनको दिलाकर उनका जीवन में बहुत सहूलियत लाने का काम किया। हमने करीब करीब यहाँ के ऊपर अपने सांसद के द्वारा कार्यों में हमने करीब करीब 10,000 से भी अधिक अन्य दिव्यांगों को उनके उपकरण दिलाए। इसके अतिरिक्त हमने लोगों ने यहाँ पर लंबी दूरी की ट्रेनों का स्टॉपेज हमारे यहाँ नहीं था, तो वो हमारी डिमांड के कारण से यहाँ पर 6 लंबी दूरी की ट्रेनें हमारे यहाँ कन्नौज लोकसभा में रुकने लगी हैं। और इसके बाद में हम लोगों ने कन्नौज का स्टेशन, चूँकि कन्नौज एक पुरानी ऐतिहासिक नगरी है, तो यहाँ पर एक अच्छा स्टेशन बने, चूँकि पुराना स्टेशन जर्जर टाइप का, तो उसको लेकर भी हमारी डिमांड हुई, उस पर भी काम शुरू हो गया है। तो एक ही वर्ल्ड क्लास एक रेलवे स्टेशन कन्नौज का बनने जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने अपने जो आपका झींझक में बहुत वर्षों से एक वहाँ पर डिमांड थी कि रेलवे के ऊपर लगातार ट्रेनें चलती रहती हैं, जिस कारण से लंबा जाम लगता था। तो वहाँ के ऊपर हम लोगों ने डिमांड किया था, तो ओवरब्रिज वहाँ पर मिला हम लोगों को और एक वहाँ के लोगों को सहूलियत पूरी तरीक़ा से आई है। और इसके अतिरिक्त एक अपने सांसद निधि का एक बड़ा हिस्सा हम लोगों ने जो दे दिया वो अपना कोरोना के समय पर अपने स्वास्थ्य उपकरणों के लिए यहाँ के ऊपर ये सब। अब इसके अतिरिक्त विषय जो आता है कि सांसद की सरकार ने क्या काम किया,
तो संसद की सरकार ने तो अब जिस कारण से हमारी सरकार बनी तो उस कारण से आप देखो कन्नौज में कितना शानदार जीटी रोड, जो कन्नौज की लाइफलाइन है, तो ये कितना टफ हो गई थी ये जीटी रोड, इतनी छोटी हो गई थी कि यहाँ पर धीरे धीरे ट्रैफिक ही डाइवर्ट हो गया था। तो जब ट्रैफिक डाइवर्ट होता है तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं रोजगार के ऊपर भी फर्क पड़ता ही है उस क्षेत्र में। तो आज वो जीटी रोड एक शानदार एक्सप्रेस वे में बदली है। तो ये एक यहाँ के ऊपर। दूसरा फिर हमारी सरकार में कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा नहीं थी, लोगों को पानी भरने के लिए दूर दूर जाना होता था। अब हम लोगों ने पानी की टंकी हर गांव में और टंकी के माध्यम से हर घर तक नल से जल, तो उसके ऊपर हम लोगों ने काम लगभग 60 से 70% इस काम को पूरा कर दिया है। हमारी लोकसभा के क्षेत्र में हमारी सरकार के द्वारा लगभग 60,000 से भी अधिक गरीब कमजोरों के पक्के आवास बनाए गए हैं। लगभग 2.5 लाख से भी अधिक लोगों के दरवाजे पर शौचालय बने हैं और इतना ही इसके ही आसपास लगभग लोगों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए हैं। और फिर तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में रोडों का नेटवर्क हमारे यहाँ सैकड़ों किलोमीटर तमाम जो रोडें नहीं थी ऐसे कई क्षेत्रों में बनाई हैं। कई पुल हमारे रसूलाबाद क्षेत्र में हम लोगों ने जो वहाँ के वर्षों की डिमांड थी उनको पूरा करते हुए बनाया। कुछ नए पुल भी स्वीकृत हुए हैं। यहाँ के ऊपर भी मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनके माध्यम से कई करोड़ के अभी शिलान्यास उद्घाटन भी किए और साथ ही साथ कई काम की घोषणाएं भी उनके माध्यम से भविष्य के लिए कराई हैं। और सबसे बड़ा जो विषय है यहाँ के ऊपर कानून व्यवस्था का, ये गुंडागर्दी का एक यहाँ के ऊपर माहौल था, अराजकता, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति थी, तो उसको भी हम लोगों ने पूरी तरीके से उसको कंट्रोल करते हुए आज यहाँ कानून का राज है। कोई भी रात में कहीं पर भी किसी भी समय किसी भी क्षेत्र में निकल जाए, कोई उसको चिंता का किसी भी प्रकार का कोई विषय नहीं है। पानी के लिए अमृत सरोवरों का निर्माण यहाँ के ऊपर हर गांव में, चूँकि यहाँ मक्का की खेती होती है, पानी बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, तो उसमें वाटर लेवल ठीक करने के लिए तो हम लोगों ने इस यहाँ के ऊपर सैकड़ों की तादाद में और अमृत योजना के तहत अमृत सरोवर भी बनाने का काम किया है, जो पर्यावरण की दृष्टि से। गौशालाएँ जो चूँकि जानवर फसलों को नष्ट न करें। गौशाला की बात आई ना, तो हम जब आप लोग दावे कर रहे हैं कि हमने गौशाला बनाए, लेकिन हम करीब करीब हर जिले में किसानों ने शिकायत की कि छुट्टा पशुओं की समस्या बहुत विकराल है। उसकी वजह, उसके दो समस्याएं कह रहे हैं, एक तो फसल नष्ट कर देते हैं और कई जगहों पे उनकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही, कई लोगों पर हमले भी करते हैं। 2022 में भी ये बड़ा मुद्दा था, चुनाव में, विधानसभा चुनाव था, प्रधानमंत्री तक को घोषणा करनी पड़ी थी नाराजगी दूर करने के लिए, लेकिन कुछ जमीन पे बहुत ठोस होता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं, देखो जमीन पे है, लेकिन अब कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे कि यहाँ के ऊपर हम लोग देखते हैं कि जो कुछ समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग हैं वो जानबूझकर जानवरों को छोड़ते हैं और अगर वो वहाँ कहीं के जैसे कोई प्रधान है तो वो जानबूझ के रात में वहाँ पर जानवरों को गौशाला से छोड़ देंगे, तो वो जानवर इस तरीके से वो मतलब एक नहीं जानबूझ के इससे किसी तरीके से सरकार की बदनामी हो कि अराजकता की स्थिति पैदा हो। अराजकता की स्थिति पैदा हो। एक तो विषय ये है। दूसरा ये है कि देखो ये जानवर की जो समस्या है ये कोई आज की तो समस्या है नहीं, और फिर जब जानवर ये हमारे ही साथ आए हैं, जब मनुष्य आया होगा तो ही तो ये लोग आए साथ में। अब आज हम लोग अपना आधुनिकता की दौड़ में आज उनकी आवश्यकता नहीं रही, तो आज इस तरीके से, नहीं तो यही तो बैल थे, यही तो कभी खेत जोता करते थे। तो खैर कुल मिलाकर अब उनका किस प्रकार से, अब गायों का तो रखवाली की व्यवस्था हो गई है, अब सांड हैं उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि हमारी केंद्र सरकार ने एक हर ज़िले में गौ सफारी बने, इसको लेकर एक योजना बनाई है। तो उसके तहत आने वाले दिनों में जो हम लोग कई हेक्टेयर ज़मीन को अपना घेर के वहाँ के ऊपर इस प्रकार का सफाई, तो जो नंदी हैं, जानवर हैं, इस तरीके के उसमें रहें, वहीं खाएं पिएं, और उससे उनके जानवरों के जो गोबर से हम लोग गैस बनाएं, उसकी एक बिक्री प्रकल्प पर काम हो रहा है। तो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस देश में कभी प्लानिंग से काम ही नहीं हुआ, केवल लूट हुई है, और आज उस लूट का जो हिसाब देना पड़ रहा है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो ये लोग तमाम प्रकार के। अच्छा, आपकी उम्मीदवारी की घोषणा काफ़ी पहले हो गई, ठीक है, आपके यहाँ मतलब 25 अप्रैल है ना नॉमिनेशन का अंतिम डेट? हाँ, 25 अप्रैल। नॉमिनेशन शुरू कब हो रहा है सर? 18 तारीख से। तो कब नॉमिनेशन कब फाइल करेंगे आप? हम लोग 25 तारीख को। क्यों इतना दिन वेट कर रहे हैं? 25 मतलब जबकि आपकी उम्मीदवारी घोषित हो चुकी है, कुछ खास रणनीति है या कुछ मुहूर्त का चक्कर है?
नहीं, हम लोग 25 को अपना कर रहे हैं, अपना हम लोग वो 25 से हमारा अंतिम दिन का इंतजार कर रहे हैं, कुछ खास रणनीति है? चुनावी अभियान शुरू करेंगे 25 से। नहीं मतलब एकदम 18 से नामांकन शुरू हो जाएगा, 25 तक है, एक सप्ताह का एकदम अंतिम दिन करेंगे, कुछ खास रणनीति है? तो खास नहीं, उससे पहले हमारे कुछ कार्यक्रम थे, तो वो कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो पार्टी के कुछ कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो इसलिए ये है कि हम लोग 25 तारीख को अपना नॉमिनेशन का डिसाइड किए कि हम लोग 25 को नॉमिनेशन करेंगे। कुछ सपा के कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी हमने कहा ना कि हम लोग तो मान के चल रहे हैं कि अखिलेश यादव जी चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, तो उसमें इंतजार करते हैं। या पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अगर अखिलेश यादव आएंगे तो कुछ और रणनीति होगी, कोई और उम्मीदवार हो सकता है, इसलिए अभी आप वेट कीजिए, ऐसा तो नहीं है कुछ? हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाई कि अगर अखिलेश यादव जी आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कोई दूसरा आता है तो हम क्या करेंगे, चीज़ है। तो ये अब भाई देखो पार्टी ने क्या तय किया उसमें हम तो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम लोग 25 तारीख का बोला गया है कि 25 को नॉमिनेशन करो, तो हम लोग 25 को नॉमिनेशन कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो ये कानपुर से माफ़ कीजिए, कन्नौज से मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक जी हैं, जो इस बार अभी तक भाजपा के घोषित प्रत्याशी भी हैं। उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की, हमें अपनी रणनीति के बारे में बताया, और उनका कहना है कि वो अखिलेश से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी तरह हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, अगले 1.5 महीना आपको बताते रहेंगे कि वहाँ के मुद्दे क्या हैं। हम आपको प्रत्याशियों से मिलवाते रहेंगे और बताएंगे कि वो और उनसे आपके सवाल पूछेंगे और बताएंगे कि उन सवालों को वो कैसे हल करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन। इसके लिए आप यूट्यूब पर जाकर लाइव हिंदुस्तान पेज को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।